नमस्कार दोस्तों, मैं सूरजलाल संत कबीर विद्यापीठ पीजी कॉलेज के सभी छात्र एवं छात्राओं का हार्दिक स्वागत करता हूं। हम लोग यूपीएससी मेंस जीएस फर्स्ट पेपर के संदर्भ में अध्ययन कर रहे हैं। आइए शुरुआत करते हैं। आज का टॉपिक है 1857 की क्रांति एवं परिणाम क्या है 1857 की क्रांति एवं परिणाम। देखिए, इस क्रांति की जो शुरुआत हुआ है, वो 10 मई को मेरठ से हुआ है। ठीक, 10 मई को मेरठ से हुआ है, लेकिन ये सिर्फ शुरुआत है। इस क्रांति के दो मूलभूत कारण है। पहली बात, क्योंकि हम मेंस के दृष्टि से बात कर रहे हैं, तो इस क्रांति के दो प्रमुख कारण हैं। एक है सामान्य, इसे कहते हैं तात्कालिक कारण, और एक है दीर्घकालिक या विशेष कारण क्या है तात्कालिक और विशेष कारण, इसे समझने की जरूरत है। देखिए, जब हम सामान्य कारण की बात करते हैं, आपको पता है ये शुरुआत कैसे 10 मई मेरठ से हो गया। इसमें क्या हुआ कि जो सेना में, खास करके बंगाल सेना में, बंगाल में जो ब्राउन बेस है, ठीक, जो ब्राउन बेस एक अस्त्र है के स्थान पर, ब्राउन बेस के स्थान पर नए जो है एनफील्ड राइफल का प्रयोग किया गया। एनफील्ड राइफल, ठीक, नए एनफील्ड राइफल का यूज किया गया। पहली बात, ये तात्कालिक कारण की मैं बात कर रहा हूं। ये जो है तात्कालिक कारण, सेना बंगाल, यहीं के 34वीं वाहिनी के सिपाही जो है मंगल पांडे भी थे। ठीक है, 34वीं वाहिनी के जो सिपाही थे मंगल पांडे भी थे। अब मामला क्या है, देखो, ब्राउन बेस जो है पुराने अस्त्र हैं, तो अंग्रेजों ने सोचा कि उसे बदल करके, ये दिसंबर 1956 की बात है, ये दिसंबर 1856, दिसंबर 1856 की बात है। ब्रिटिश सरकार ने यह सोचा कि सिपाहियों को एक नया शस्त्र दिया जाए, लेकिन इस शस्त्र में देने में सिपाहियों ने अपने धार्मिक विचारधारा का, धार्मिक कानून का उल्लंघन समझा। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए, इसमें जो कारतूस का प्रयोग होता था, एनफील्ड राइफल में जो कारतूस का प्रयोग होता था, उसमें सूअर और गाय की चर्बी ऐसा माना जाता है कि लगा था।
अब लोगों के मन में ये भ्रम या हकीकत 1857 की तात्कालिक कारणों में लोगों के मन में यह फैल गया कि यह जो है हमारे धर्म के खिलाफ है, और धर्म के खिलाफ है तो फिर इसके विरुद्ध तो आक्रोश तो पनपेगा ना। सरकार के खिलाफ, कंपनी के खिलाफ आक्रोश तो बनेगा कि नहीं बनेगा? बिल्कुल बनेगा। तो इसी प्रकार जब बंगाल के सेनाओं में यह बात पहुंचा तो खास करके मंगल पांडे ने अपने जो इनके सार्जेंट थे, जो इनके अधिकारी थे, जनरल थे, उनकी हत्या कर दिया गया मंगल पांडे के माध्यम से। और बाद में मंगल पांडे को भी पकड़ करके इन्हें फांसी की सजा दे दी गई। तो देखिए, मेरे कहने का तात्पर्य क्या है कि इस पूरी जो वेपन्स, अस्त्र शस्त्र की कहानी आप देख रहे हैं, जो आप तात्कालिक कारण देख रहे हैं कि यहां से प्रकरण शुरू हुआ और ये जब सेनाओं के माध्यम से ये प्रकरण आगे बढ़ा तो लोगों ने जन उत्सुकता के रूप में इसको समझा और जन विद्रोह के रूप में आगे बढ़ाने का कार्य किया। जिस प्रकार इसकी शुरुआत 10 मई 1857 को मेरठ से हुआ, फिर धीरे धीरे विद्रोही जो है बढ़ते 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 बड़े पैमाने पर भारत के अन्य भूभाग पर भी इसका विस्तार हुआ है। मेरठ से बढ़ते हुए लोग दिल्ली पहुंचे। मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय, मुगल बादशाह जो थे, उनको लोगों ने, आपको पता है कि जो मुगल बादशाह बहादुर शाह द्वितीय थे, सॉरी हमने शाह आलम द्वितीय बोल दिया है, जो बहादुर शाह द्वितीय थे, उनको लोगों ने अपना नेतृत्वकर्ता बना दिया। देखिए बात कितनी बड़ी है। अंग्रेजों में लोगों का विश्वास नहीं है, चूंकि अंग्रेज ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी एक व्यापारिक कंपनी, और भारत को वह लोग अपना घर नहीं समझते थे। वो लोगों का उद्देश्य सिर्फ और सिर्फ भारत से लाभ कमाना था, भारत की आर्थिक व्यवस्था को चौपट करना था। इसकी वजह से ये जो बातें निकल कर आ रही है, इसके वजह से ये लोग अपना नेतृत्व जो है, जब दिल्ली पहुंचे तो मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर को, जो बहादुर शाह द्वितीय हैं, बहादुर शाह द्वितीय को अपना नेतृत्वकर्ता बना लिए। और नेतृत्वकर्ता बनाने के बाद यह लोग बड़े पैमाने पर विद्रोह करना शुरू कर दिए। दिल्ली में भी, दिल्ली की घटना 11 मई 1857 की बात है। लेकिन अनंतः इसको दबाया गया और दबा करके इस क्रांति पर कंट्रोल किया गया, नियंत्रण स्थापित किया गया। लेकिन देखिए, अभी हमने आपको तात्कालिक कारणों के बारे में समझाया, ये तो रहा। यानी इसे कहते हैं ना कि एक चिंगारी है। यह क्या है? एक चिंगारी है। लेकिन बात किया जाए, ठीक हो तो सेना में हो गया, लेकिन क्या सेना में एक धार्मिक मुद्दे पर इतना बड़ा असंतोष? इसके पीछे क्या कारण है? इसके पीछे कारण यह है साथियों, ये जो दीर्घकालिक कारण है, यह उत्तरदायी था। क्योंकि आपको पता है, जब अंग्रेजों ने 1757 प्लासी का युद्ध के बाद 1764 में बक्सर के युद्ध के बाद बंगाल में एक द्वैध शासन की शुरुआत किया। अब द्वैध शासन के माध्यम से उनको दीवानी अधिकार मिल गया, राजस्व कलेक्शन का अधिकार मिल गया, प्रशासनिक अधिकार उन्होंने नवाबों को दे दिया। तो एक सत्ता परिवर्तन हो रहा है ना धीरे धीरे। जो ब्रिटिश कंपनी का उद्देश्य है उसकी पूर्ति हो रहा है ना।
अब ये लोग धीरे धीरे क्या कर रहे हैं, जब बंगाल पे एक उनका पैठ बन गया, अब ये लोगों का आकांक्षा बढ़ता चला जा रहा है, आकांक्षा इन लोग का बढ़ता चला जा रहा है। अब इनकी आकांक्षा क्या होगा, अब इनकी आकांक्षा यह है कि कैसे पूरे भारत पर एक कब्जा किया जाए, भारत के भूभाग पर कब्जा किया जाए, एक साम्राज्य बनाया जाए। अब उसके लिए लोग क्या करते हैं, इसी हम विशेष कारण में समझने का प्रयास करते हैं। देखो, अब आप ले लीजिए वेलेजली। वेलेजली ने क्या किया, सहायक संधि, सहायक संधि जैसी प्रथा लाया। अब क्या है इसके माध्यम से, अब इसके माध्यम से आपको हमने बताया कि यह लोग जो प्रांत हैं, जो देसी रियासत हैं, अब यहां अपनी सेना रखेंगे, सेना इस प्रांतों और देसी रियासतों का सहयोग करेगा। अब प्रकरण है सहयोग क्यों, क्योंकि इनका अलग से जो गुटबाजी की कहानी है वो भी शुरुआत कर दिया गया है कंपनी के माध्यम से, कंपनी के गवर्नरों के माध्यम से। क्योंकि आप देखते हैं बड़े पैमाने पर, चाहे दक्षिण भारत हो, कभी हैदराबाद के साथ निजाम, निजाम के साथ मराठा, मराठा के साथ मैसूर, ऐसे आपस में एक गुटबाजी युद्ध चल रहा है। तो इन्होंने क्या किया, प्रांतों को आपस में द्वंद्व फैलाने के लिए ये जो वेलेजली की सहायक संधि है, इसके माध्यम से कहा गया कि आपको जो है हमारी सेना रहेगी और सहयोग करेगी, हमारी सेना रहेगी और सहयोग करेगी। अब इस सेना का खर्च भी आपको ही उठाना पड़ेगा, और उसके साथ साथ एक ब्रिटिश रेजिडेंट भी आपके प्रांत में रहेगा। ब्रिटिश रेजिडेंट, उसका भी खर्च आपको उठाना पड़ेगा। अब देखिए यहां पे चल क्या रहा है, यह बहुत इंपॉर्टेंट है। अब ये तमाम सारे चीज क्या है ना, उसके साथ साथ मना कर दिया गया कि आप विदेशी किसी मित्र से सहयोग नहीं करेंगे, किसी मित्र से रिश्ता नहीं बनाएंगे बिना जो है कंपनी के अनुमति की। यानी आपका जो संबंध है किसी राष्ट्र से, किसी मित्र से, किसी प्रांत से, वो भी नहीं हो पाएगा। अब यहां ये निकल कर आता है कि इनकी जो प्रभुत्व है ना, जो प्रभुत्व है, इनकी जो स्वतंत्रता है, वह भी छीन ली गई। बात को समझिए, छीन ली गई। इनकी स्वतंत्रता भी क्या हुआ, छीन लिया गया। अब ये नाम मात्र के प्रांत और नाम मात्र के देसी रियासतें हैं, अब ये पंगु बन गए हैं आर्थिक दृष्टि से। जब पंगु, देखिए व्यक्ति आर्थिक दृष्टि से यदि पंगु होगा, तो फिर जब अर्थव्यवस्था कमजोर होगी तो सामाजिक व्यवस्था कमजोर हो ही जाएगी। अब बात यही हुआ। अब धीरे धीरे क्या हुआ, इन प्रांतों का पतन होने लगा, और इन प्रांतों पर इन सहायक संधि के माध्यम से, अन्य माध्यम से ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का विस्तार होने लगा, कब्जा होने लगा। अब मामले को समझिए। अब ऐसे बड़े बड़े मुद्दे हैं तो क्या लोगों के अंदर जन आक्रोश नहीं आएगा? वो तो जो चिंगारी के रूप में सेना में घटित हुआ मामला, घटना घटी, लेकिन ये जो कारण है, ये लोगों के अंदर एक जन आक्रोश पनपा दिया कि नहीं, मुझे विद्रोह करना ही है। इसी प्रकार लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड डलहौजी ने क्या किया कि जो उत्तराधिकार का अधिकार है उसे समाप्त कर दिया। उत्तराधिकार, चाहे वो प्रांत हो, चाहे वो प्रांत हो,
चाहे वह देसी रियासत हो, ठीक, जो भी हो, प्रांत, देसी रियासतें, जो उत्तराधिकार है। आपको पता है हमारे यहां धार्मिक परंपराएं, रीति रिवाज है। भारतीय संस्कृति एक वैश्विक संस्कृति है। अब इन्होंने क्या किया ना कि जिस राजा के पास उनका कोई उत्तराधिकार नहीं है, उन्हें गोद लेने से मना कर दिया गया, निषेध कर दिया गया। अब ये बताइए, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि जब वो गोद ही नहीं लेगा तो उसके राज्य की संपत्ति व्यवस्था कौन संभालेगा? डलहौजी संभालेंगे, ब्रिटिश कंपनी संभालेगी। यही तो मुख्य उद्देश्य है। अब इस प्रकार इन लोगों ने बड़े पैमाने पर यह खेल खेला कि गोद लेने से मना कर देंगे, नहीं लेने देंगे। अब इसी प्रकार ये लोग बहुत सारे जो प्रांत है, चाहे सतारा हो, जैतपुर हो, संबलपुर हो, उदयपुर हो, झांसी हो, आप देखेंगे बड़े पैमाने पर सतारा, जैतपुर, संभलपुर, उदयपुर, झांसी, अवध। अवध को तो कह दिया गया 1856 में कि कुप्रशासन, यहाँ की प्रशासनिक व्यवस्था सही नहीं है, बहुत भ्रष्टाचार है। प्रशासनिक व्यवस्था में बहुत भ्रष्टाचार है। भ्रष्टाचार के नाम पर विलय कर दिया गया। तो देखिए, हमारे कहने का तात्पर्य क्या है साथियों? मेरे कहने का तात्पर्य यहां पे यह बात है कि इन तमाम सारे नीतियों के माध्यम से हमारे जनों के अंदर, हमारे लोगों के अंदर एक जन आक्रोश बना। सेना का आक्रोश अपने आप में जायज है, लेकिन वह आक्रोश जब जन आक्रोश से आपस में मिल गया ना, तो उस आक्रोश को एक बड़े पैमाने पर जो शुरुआत किया गया, उसी को 1857 की क्रांति कहते हैं। इस बात को आप समझ रहे हैं? अच्छा, ठीक है, ये तो मान लीजिए शुरुआत हो गया। उसके साथ साथ आर्थिक भी कारण है। ये तो जो कारण हैं वो कारण हैं ही, उसके साथ साथ आर्थिक भी कारण है। आइए वो भी देख लेते हैं। आर्थिक कारण, देखिए आर्थिक कारण में आप देखेंगे कि ब्रिटिश भूराजस्व नीतियां, अब उसमें चाहे अस्थाई बंदोबस्त हो, चाहे वह रैयतवाड़ी हो, चाहे वह महालवाड़ी हो, ठीक, इन सबका जो उद्देश्य है ना साथियों, वह शोषणकारी व्यवस्था को जन्म देना है। शोषणकारी व्यवस्था को जन्म देना है, और हुआ भी यही। शोषणकारी व्यवस्था को जन्म देना है, हुआ भी यही। सबसे पहली बात, इन पूरे प्रणाली के वजह से कृषि का वाणिज्यीकरण हो गया। वाणिज्यीकरण हो गया। अब जब कृषि का वाणिज्यीकरण हो गया और आप खाद्यान्न के जगह पे
कपास, गन्ना, नील, ऐसे तमाम सारे खेती का प्रसार कर रहे हैं, तो क्या देश की आर्थिक व्यवस्था चौपट नहीं होगी? एक तो आप ब्रिटिश भू राजस्व नीति ऐसा, टैक्सेशन प्रणाली ऐसा बना दिए हैं कि कृषकों को, चूंकि देखिए भारतीय जो कृषि प्रणाली है वह मानसून पर निर्भर है, और मान लीजिए किसी वर्ष मानसून खराब हो जाए, फसल चौपट हो जाए, उपज ना हो, लगान कैसे कोई देगा, कर कैसे अदा करेगा? आप जबरदस्ती करके उसे कृषि से बेदखल कर दे रहे हैं। वो जो जमींदार वर्ग है वो कब्जा कर ले रहा है, नीलाम कर दिया जा रहा है। क्या ये सही है? ये तो दोषारोपण व्यवस्था हुआ कि नहीं हुआ? अब इन वजहों से जन आक्रोश, कृषक वर्ग भी तो एक वर्ग है, उनके अंदर भी पनपने लगा, और लोग एक माहौल की तलाश में थे, और बंगाल की सेना मंगल पांडे के माध्यम से वो माहौल दे दिया गया। मंगल पांडे के माध्यम से वो माहौल दे दिया गया, और जब माहौल मिल गया तो इसका बड़े पैमाने पर विद्रोह हुआ। और यह जान लीजिए कि यह विद्रोह बहुत ही सार्थक रहा। इस विद्रोह का परिणाम इतना बेहतर हुआ है कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की शासन व्यवस्था चली गई, और उससे छीन कर ब्रिटिश सरकार की संसदीय प्रणाली की शुरुआत हो चुकी है फिर पुनः 1858 में। तो मेरे कहने का तात्पर्य क्या है? मेरे कहने का तात्पर्य यहां पे यह है कि आर्थिक कारण भी जिम्मेदार है। अब देखिए, आर्थिक कारण की वजह से आप, ऐसा नहीं कृषि का वाणिज्यीकरण हो रहा है, भारत में जो उद्योग धंधे हैं वो भी तो चौपट हो जाएंगे। जो हस्तशिल्प है, हथकरघा उद्योग है, कुटीर उद्योग है, जो भारत के पारंपरिक उद्योग हैं, हथकरघा, कुटीर, कुटीर उद्योग एवं हस्तशिल्प, इन सबका भी बड़े पैमाने पर पतन हुआ। चूंकि मामला यह है ना, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी या ब्रिटिश सरकार भारत को एक कच्चा माल का स्रोत के रूप में देख रहा था। अब वो अपने देश के उद्योग को का विकास करेगा कि यहाँ का विकास करेगा? यहाँ से तो निर्यात हो रहा है जिसका कोई प्रतिफल नहीं है, कोई मतलब ही नहीं है, आयात हो रहा है उस पर टैक्स लग रहा है। तो इनकी वजह से इनका भी पतन हुआ। अब ये लोग भी तो बेबस हैं विद्रोह करने के लिए। अच्छा, धार्मिक कारण भी है। धार्मिक कारण क्या है? 1813 के चार्टर एक्ट के माध्यम से ईसाई मिशनरियों को भारत में धर्मांतरण के लिए प्रोत्साहित कर दिया गया। देखिए, खुली छूट दे दिया गया है। धार्मिक कारण यह है, धार्मिक कारण यह है कि 1813 के चार्टर एक्ट के माध्यम से, चार्टर एक्ट के माध्यम से 1813 के चार्टर एक्ट के माध्यम से ईसाई मिशनरियों को, ईसाई मिशनरियों, ईसाई मिशनरियों को भारत में धर्मांतरण, धर्मांतरण के लिए छूट दे दिया गया।
क्या ये बताइए, अब ऐसी छूट देने के बाद क्या लोग विद्रोह नहीं करेंगे? करेंगे ना। तो यही चीजें हैं, समझ रहे हैं इस बात को? अच्छा, कुछ सामाजिक भी कारण हैं। सामाजिक कारणों में आप जानते हैं कि जैसे सांस्कृतिक सुधार की जो नीतियां हैं, जैसे चाहे सती प्रथा को बैन करना, विधवा विवाह को बैन करना, ठीक है, फिर भारतीयों के साथ एक नस्लीय भेदभाव, गोरे काले रंग का, ये भी एक सामाजिक कारण है। ये भी जो है सामाजिक कारण है। सामाजिक कारण में आप क्या देख रहे हैं? सामाजिक कारण में जैसे सती प्रथा को बैन करना, बाल विवाह को बैन करना, हालांकि ये इसका एक सकारात्मक पहलू भी है, ठीक। ऐसे तमाम सारे नस्लीय भेदभाव, नस्लीय भेदभाव, इन सारी वजहों से बड़े पैमाने पर भारतीय समाज के अंदर एक जन आक्रोश पनपने का कार्य किया है, और वह जन आक्रोश ही अनंतः विद्रोह के रूप में पनपा है। इस बात को आप समझ रहे हैं? अब देखिए, कारण तो आप बहुत अच्छे से समझ गए होंगे, थोड़ी सी हम विस्तार की बात करते हैं। थोड़ी सी हम एक बात और जान लीजिए, इस समय भारत के गवर्नर जनरल जो है लॉर्ड कैनिंग थे, ठीक, लॉर्ड कैनिंग थे, तथा ब्रिटिश प्रधानमंत्री पामस्टन थे। इस समय भारत के गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग थे, और ब्रिटिश प्रधानमंत्री पामस्टन थे, ठीक। इस बात को आप समझ रहे हैं? इस बात को आप समझ रहे हैं, ठीक है। अब आइए थोड़ा सा विस्तार की बात करते हैं। देखिए, इसका विस्तार आप जानते हैं कि दिल्ली में हुआ। दिल्ली में लोग, जो मुगल बादशाह थे, मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर, बहादुर शाह द्वितीय, इनको ये लोग अपना नेतृत्वकर्ता मान लिए, और इनका सेनापति जो है बख्त खां के पास वास्तविक शक्ति था। इनके नेतृत्व में दिल्ली में 11 मई 1857 को विद्रोह हुआ, और बड़े पैमाने पर यह लोग दिल्ली में जन आक्रोश के रूप में विद्रोह किए, लेकिन बाद में यहाँ भी दबाया गया विद्रोह को। इसके साथ साथ आप देखेंगे कि दिल्ली के साथ साथ लखनऊ में आप देखेंगे कि बेगम हजरत महल, ठीक, ने अपने अल्पायु पुत्र बिरजिस कादिर को नवाब घोषित किया था। लखनऊ में जो है, इन्होंने अपने अल्पायु पुत्र जो है, अल्पायु
पुत्र बिरजिस कादिर को नवाब घोषित किया गया। ये कि बाद में क्या है कि इन्हें भी जो है अंग्रेजों ने यहाँ कालिन कैंपबेल के माध्यम से, एक अंग्रेज जनरल थे कालिन कैंपबेल, अधिकारी थे, कालिन कैंपबेल के माध्यम से दबा दिया, विद्रोह को दबा दिया है। ठीक है, इस प्रकार लखनऊ में भी विद्रोह जो है अंग्रेजों ने कब्जा कर लिया। इसी प्रकार कानपुर में देखेंगे, कानपुर में मराठा पेशवा बाजीराव द्वितीय का जो दत्तक पुत्र हैं नाना साहेब, दत्तक पुत्र नाना साहब एवं जिन्हें तात्या टोपे भी कहते हैं, तात्या टोपे, ये विद्रोह किए हैं। ठीक है, तात्या टोपे ये विद्रोह किए हैं और बाद में इस विद्रोह को भी दबा दिया गया। बाद में जो है इस विद्रोह को भी दबा दिया गया। ठीक है, इसी साथ साथ आप देखेंगे झांसी में रानी लक्ष्मीबाई ने विद्रोह की शुरुआत किया। इन्होंने तात्या टोपे यानी नाना साहब के साथ मिलकर विद्रोह किया है। ठीक है, इसी प्रकार आप देखेंगे झांसी में रानी लक्ष्मीबाई ने तात्या टोपे के साथ मिलकर, नाना साहब जो है तात्या टोपे के साथ मिलकर विद्रोह किया। लेकिन अनंतः अंग्रेज जनरल ह्यू रॉज से लड़ते हुए ये वीरगति प्राप्त हुई और यहाँ पर फिर अंग्रेजों का कब्जा हो गया। ठीक है, फिर यहाँ पर अंग्रेजों का जो है कब्जा हो गया। ठीक है, इसी प्रकार आप देखेंगे फैजाबाद में हैं मौलवी अहमदुल्ला खां। मौलवी अहमदुल्ला खां ने नेतृत्व किया। इन्होंने कहा लोगों से कि अंग्रेजों के खिलाफ सब लोग एकजुट होकर लड़िए और इसके लिए, और ये जान लीजिए सबसे ज्यादा अंग्रेजों को परेशान किए हैं, अंग्रेजों को, और इनके खिलाफ अंग्रेजों ने 50,000 का इनाम भी घोषित कर दिया था। ठीक, अब देखिए वो एक फैक्ट है। ठीक है, अब क्या सही है, एक फैक्ट के रूप में, लेकिन इनाम घोषित किया गया था। और इस प्रकार ऐसे तमाम सारे लोग, जैसे बरेली में खान बहादुर खान ने विद्रोह का नेतृत्व किया। बरेली में
खान बहादुर खां ने विद्रोह का नेतृत्व किया। विद्रोह का नेतृत्व किया। ठीक, इस प्रकार आप समझ रहे हैं कि कैसे इन लोगों का प्रसार हुआ है बड़े पैमाने पर भारत के समस्त भूभागों पर, उत्तर भारत, पूर्वोत्तर भारत, ठीक है, पे पैमाने पर प्रसार हुआ है। ठीक, नेक्स्ट बातें करते हैं कि विद्रोह इतना बड़े पैमाने पर फैला फिर भी असफलता क्यों हासिल हुआ। विद्रोह इतना बड़े पैमाने पर फैला फिर भी असफलता क्यों हासिल हुआ, यानी असफलता के कारण, असफलता के कारण क्या क्या हैं, इस विद्रोह के असफलता के कारण क्या क्या हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। असफलता के कारण, ठीक है। सबसे पहली बात क्या है, भारतीयों में एकता का अभाव, एकता का अभाव, ठीक, सामंजस्य नहीं है आपस में, कहाँ कैसे विद्रोह करना है, एकता का अभाव। और यह लोग, इनके पास कोई सुनियोजित योजना नहीं थी, इनके पास कोई सुनियोजित योजना नहीं था, सुनियोजित योजना नहीं था, इनके पास कोई सुनियोजित योजना नहीं था। और इनके पास संसाधनों की भी कमी था, ये भी जान लीजिए। योग्य नेतृत्व का अभाव भी था, इनके पास योग्य नेतृत्व का अभाव था। और संसाधनों का भी कमी था, संसाधनों की कमी था, क्योंकि अंग्रेजों के पास बेहतर संसाधन थे, अंग्रेजों के पास बेहतर संसाधन थे, ठीक है, अंग्रेजों के पास बेहतर संसाधन थे, इनके पास संसाधनों की कमी था, जिसके वजह से ऐसा मामला बना। उसके साथ साथ इस विद्रोह में जो जमींदार थे, शिक्षित वर्ग थे, और जो राजे रजवाड़े थे, चाहे यह लोग ग्वालियर के सिंधिया हों, हैदराबाद के राजा हों, राजपुताना हों, ये लोग साथ नहीं दिए। इसके साथ साथ जमींदार, शिक्षित वर्ग, राजे महाराजे, राजा महाराजा, जैसे ग्वालियर के सिंधिया, होलकर, राजपुताना, ये लोग अंग्रेजों का साथ दिए हैं। ये लोग किसका साथ दिए हैं? अंग्रेजों का साथ दिए हैं। ये लोग अंग्रेजों का साथ दिए हैं, और शिक्षित वर्ग भी अंग्रेजों का साथ दिया है, जमींदार तो अंग्रेजों का साथ, क्योंकि उन्हीं के बल पे लोग चल रहे थे, ठीक है। अभी बताइए, बड़े पैमाने पर जब भारतीय लोग ही नहीं साथ देंगे तो फिर असफलता तो कितनी भी बड़े पैमाने पर लोग विद्रोह करें, ठीक है, जब अपने घर के ही लोग साथ नहीं देंगे तो बताइए, जिनके लिए विद्रोह किया जा रहा है उनके अंदर ही मतभेद है, नहीं साथ देंगे, तो जाहिर सी बात है कि विद्रोह को दबा दिया जाएगा। हकीकत तो यही है ना, विद्रोह को दबा दिया जाएगा, और यही हुआ भी। उसके साथ साथ आप देखेंगे, पंजाब, गोरखा, मद्रास के जो सैनिक हैं वो भी विद्रोह का दमन कर रहे थे। इसके साथ साथ आप देखेंगे कि पंजाब, गोरखा
पंजाब, गोरखा, मद्रास के जो सैनिक है ना, यह भी विद्रोह का दमन कर रहे थे। यह भी विद्रोह का दमन कर रहे थे। अभी बताइए, लोग भी विद्रोह का दमन कर रहे हैं, सेना भी विद्रोह का दमन कर रही है, तो बताइए कितना भी बड़े पैमाने पर विद्रोह किया जाए तो फिर कुचल तो दिया ही जाएगा। और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के माध्यम से, ब्रिटिश सरकार के माध्यम से यह काम हुआ। अब देखिए, थोड़ा सा मैं परिणाम पर बात करता हूं। ये तो हो गया इसको क्यों असफलता परिणाम। इसका परिणाम ये हुआ ना कि कंपनी का शासन समाप्त हो गया। पहला परिणाम, कंपनी का शासन समाप्त करके इसके जगह पे ब्रिटिश संसदीय नियंत्रण की शुरुआत हुई। ब्रिटिश संसदीय नियंत्रण की शुरुआत हुई। अब शासन का संचालन करने के लिए लोग राज्य सचिव या भारत सचिव के पद का सृजन किए, जो कि ब्रिटिश कैबिनेट का सदस्य होता था। ब्रिटिश कैबिनेट का सदस्य होता था और यह जो है वही रिपोर्ट करता था। ठीक है, सदस्य होता था और इसकी सहायता के लिए 15 काउंसिल सदस्य के रूप में नियुक्त किया गया। सबसे बड़ा परिणाम यह है कि कंपनी का शासन समाप्त कर दिया गया और एक ब्रिटिश पार्लियामेंट नियंत्रण की शुरुआत हुई और एक नया पद राज्य सचिव या भारत सचिव के माध्यम से, जो ब्रिटिश कैबिनेट का सदस्य होता था, ये ब्रिटिश कैबिनेट को ही रिपोर्ट करता था, जिसमें 15 इसकी सहायता के लिए 15 काउंसिल सदस्य का भी चयन किया गया। ठीक है, तो बड़े पैमाने पर यह काम हुआ और उसके साथ साथ 1 नवंबर 1858 को इलाहाबाद में दरबार का आयोजन किया गया, जिसमें महारानी की उद्घोषणा भी लॉर्ड कैनिंग के माध्यम से पढ़ा गया। ठीक है, जिसमें महारानी की उद्घोषणा लॉर्ड कैनिंग के माध्यम से। इसके साथ साथ 1 नवंबर 1858 को महारानी का उद्घोषणा हुआ कि उद्घोषणा, यहाँ पे आगमन इनका हुआ है और उद्घोषणा के बाद यह जो है लॉर्ड कैनिंग के माध्यम से पढ़ा गया। ठीक है, 1 नवंबर 1858 को उद्घोषणा हुआ और लॉर्ड कैनिंग के माध्यम से पढ़ा गया है। ठीक, लॉर्ड कैनिंग के माध्यम से पढ़ा गया है। अब इसमें क्या है, आपने राज्य सचिव वाला तो बात समझ लिया। इसके तहत जो 1858 का अधिनियम भी भारत में जो कानून बनाया गया है, इसमें क्या है, इसके तहत जो 1858 का ताज नियंत्रण, ब्रिटिश ताज नियंत्रण का कानून बनाया गया। ताज नियंत्रण जो कानून है उसके बारे में भी बताया गया कि अब जो है कंपनी का शासन समाप्त होता है। अब 1858 की ताज नियंत्रण यानी ब्रिटिश ताज नियंत्रण का कानून की शुरुआत होता है, यानी यह ब्रिटिश संसदीय प्रणाली की शुरुआत होता है। ठीक है, और इस अधिनियम के सहायता से किया गया, गवर्नर जनरल के पद को हटा दिया गया। क्या किया गया, गवर्नर जनरल
गवर्नर जनरल के पद को हटा करके वायसराय कर दिया गया। वायसराय कर दिया गया, पहली बात। ठीक, इसके साथ साथ, ठीक है, इसके साथ साथ अब ब्रिटिश सरकार भारत में साम्राज्य विस्तार की नीति छोड़ दिया गया। इस उद्घोषणा में क्या क्या पढ़ा गया था? अब ब्रिटिश सरकार भारत में साम्राज्य विस्तार की नीति को त्याग दिया, ठीक है, कि नीति को त्याग दिया, पहली बात। अब भारत की जो सामाजिक व्यवस्था है उसमें कोई हस्तक्षेप नहीं करेंगे। ये लोग अब कह रहे हैं कि भारत की जो सामाजिक व्यवस्था है, जो भी परंपरा है, इसमें कोई हस्तक्षेप नहीं करेंगे, क्योंकि इन लोग को परिणाम मिल चुका था, नहीं करेंगे। इन लोगों को हस्तक्षेप करने का परिणाम मिल गया था, ठीक है। अब ये लोग कहें कि अब हम लोग कोई भी हस्तक्षेप नहीं करेंगे, ठीक है। उसके साथ साथ अब सामाजिक हस्तक्षेप भी नहीं करेंगे लोग, धार्मिक हस्तक्षेप भी नहीं करेंगे। और भारत में लेकिन एक चीज है, ये लोग सामाजिक धार्मिक हस्तक्षेप की बात नहीं कह रहे हैं कि नहीं करेंगे, लेकिन अब वास्तव में भारत में फूट डालो राज करो की नीति शुरुआत होती है। वास्तविक रूप से अब भारत में फूट डालो राज करो की नीति की शुरू करते हैं लोग, ठीक है। तो वास्तव में इसका जो निष्कर्ष है, यह भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम था। और इस स्वतंत्रता संग्राम में अगर लोगों की एक सहभागिता रही होती तो बड़े पैमाने पर ब्रिटिश कंपनी की और भी हानि होती, और इसका परिणामी रिजल्ट कुछ और होता। लेकिन लोगों ने सहभागिता नहीं दिखाया, जिसकी वजह से इस क्रांति को दबाया गया। तो इस प्रकार यह भारत की जो प्रथम स्वतंत्रता संग्राम है, जो एक सिपाही विद्रोह के रूप में भी जाना जाता है, वह बहुत ही महत्वपूर्ण है, जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की नींव तक हिला दिया। और अनंतः ब्रिटिश सरकार को कंपनी की शासन व्यवस्था को समाप्त करना पड़ा। तो साथियों, आपसे विशेष विनती है कि इस लेक्चर को देखें, समझें और इसे अपने मित्रों में शेयर भी करें, एवं कुछ यदि आपको ना समझ में आए उसका कमेंट भी करें, जिसका जवाब कमेंट बॉक्स में दिया जाएगा। जय हिंद।